चलिए देखते हैं। हम लोग जो है कहाँ तक पहुँच गए थे? इंटरफेरेंस देख रहे थे ना। इंटरफेरेंस में हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख चुके थे और पाथ डिफरेंस भी हो गया था, फ्रिंज विड्थ भी हो गया था, जहाँ तक मुझे ख्याल है। आगे जो है हम लोगों को देखना था सेपरेशन। बोलिए भाई, सेपरेशन हो गया था ना बिटवीन फ्रिंज, आगे था। अच्छा, ये भी हो गया था कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस, यही देखना था शायद ना। व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण देखने की शर्तें, शायद यही था। बोलिए, यही था कि कुछ और आगे बढ़े थे? कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। हाँ, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंज हुआ था। अच्छा, तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, जो सबसे चमकीली फ्रिंज होती है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो सबसे चमकीली सेंट्रल फ्रिंज होती है, उसकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। देखा जाए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है प्राप्त करने के लिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम फ्रिंज प्राप्त करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक रंग का प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी, कोई सिंगल कलर का हो। लेकिन जब हमें सेंट्रल यानी ब्राइट फ्रिंज की पहचान करनी पड़ती है, करना होता है कि कौन सा इसमें सेंट्रल फ्रिंज है, तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस कर देते हैं व्हाइट लाइट से, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट से, सफेद प्रकाश से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला क्या है? टू आइडेंटिफाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, टू आइडेंटिफाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पहचान करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम रिप्लेस करते हैं व्हाइट लाइट से। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। क्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम व्हाइट लाइट से रिप्लेस करते हैं। अगला देखा जाए, अब जब जो है कई रंग के प्रकाश को हम यूज करेंगे, व्हाइट लाइट में 7 कलर के कलर होते हैं, तो अब इसमें क्या होगा? एक कलर दूसरे पे ओवरलैप करेगा। अभी जो बीच बीच में गैप दिखते थे, अब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो व्हाइट कलर का दिखेगा, जो सबसे ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल, अब वो व्हाइट कलर की दिखेगी, और अगल बगल जो है उसके लाल किनारा दिखेगा, रेड एंड उसका दिखता है। ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के कारण सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, व्हाइट होना चाहिए, विद रेड एज, सफेद होगा विद रेड एज। सेंट्रल मैक्सिमा सफेद होगा और उसके किनारे जो है वो लाल होंगे। तो जो है, अगर हम
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें तो इसमें जो है अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, जिस मीडियम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस माध्यम को अगर चेंज कर दें तब लैम्डा चेंज हो जाएगा। और देखिए फिर इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज टेकन इन अनदर मीडियम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज टेकन इन अनदर मीडियम, दूसरे माध्यम में हम इसको कराएं, माध्यम बदल दें इस एक्सपेरिमेंट का, अनदर मीडियम, तब जो है लैम्डा चेंज हो जाता है। और जब लैम्डा चेंज हो जाएगा तो बीटा भी चेंज हो जाएगा, जो सेपरेशन है उनके बीच का वो भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, देन लैम्डा चेंजेस, मीडियम बदल देंगे तो लैम्डा क्या हो जाता है, वेवलेंथ चेंज होता है, एंड इस प्रकार से बीटा भी चेंज हो जाता है। सो बीटा आल्सो चेंजेस। देखा जाए वाटर में देख लें, सपोज कर लें इन वाटर एक्सपेरिमेंट वाटर में कर रहे हो, जो वेवलेंथ है लैम्डा डब्ल्यू ये किसके बराबर हुआ, एयर में जो वेवलेंथ है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। अगर हम बीटा की बात करें, बीटा वाटर में ये कितना हो जाएगा, बीटा एयर में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है 1.44, तो बीटा ए अपान 4/3 करेंगे पलट जाएगा तो हो जाएगा, हम कहें 3/4 बीटा हो जाएगा। तो बीटा वाटर अगर मीडियम बदल देते हैं तो वेवलेंथ और बीटा, लैम्डा और बीटा दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। चले वेवलेंथ चेंज हो जाएगा और फ्रिंज की चौड़ाई चेंज हो जाएगी, दोनों चेंज हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस, व्यतिकरण इंटरफेरेंस प्राप्त करने की कंडीशन क्या है। ये देखिए फ्रिंज की चौड़ाई है और ये वेवलेंथ है लाइट का, अगर मीडियम बदलेंगे तो दोनों बदल जाएगा। देखा जाए कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की शर्तें क्या है, किन परिस्थितियों में व्यतिकरण हमें प्राप्त होता है। पहला, जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो जो है वेव के बीच में वो कांस्टेंट होना चाहिए। जो स्लिट में प्रवेश करने के पहले यानी कि इनिशियल स्टेज पे प्रारंभिक अवस्था में दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो निश्चित होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहला आता है इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द interfering waves, the initial phase difference between the interfering waves must remain constant. ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगला, जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है दोनों वेव की वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये नहीं कि एक का वेवलेंथ कुछ और दूसरी वेव का वेवलेंथ कुछ और हो।
एक वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ और हो, दूसरे की कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ टू वेव शुड बी इक्वल। द फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of two waves should be equal। दोनों समान होने चाहिए। अगला जो है, जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक रंग का प्रकाश होना चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक नहीं। लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, तभी आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। मोनोक्रोमेटिक। एम्पलीट्यूड में वेव का इक्वल होना चाहिए, सारे वेव की एम्पलीट्यूड दोनों का एक समान होना चाहिए, आयाम उनका एक समान होना चाहिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल। जो आयाम है वेव का, एम्पलीट्यूड है, वो एक समान होना चाहिए। आगे देखा जाए अगली शर्त क्या है। अगली शर्त, जो सोर्स है लाइट का, यानी कि जो दोनों स्लिट हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होना चाहिए। दो स्लिट हम लेते हैं, वो एक तरह से लाइट सोर्स का काम करता है, एक जैसी दो वेव का स्रोत होता है दोनों स्लिट, तो वो बहुत क्लोज होने चाहिए, क्लोज हो, बहुत दूर ना हो। तो जो दोनों सोर्स हैं लाइट के, द सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। द सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। अदरवाइज ड्यू टू स्मॉल फ्रिंज विड्थ, अदरवाइज ड्यू टू स्मॉल फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई अन्यथा कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ, देखिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है बीटा, वो दोनों सोर्स के बीच की दूरी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों सोर्सेज के बीच की दूरी डी जितनी अधिक होगी, फ्रिंज के बीच की जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो बहुत उतने कम होगी, फ्रिंज विड्थ उतने कम होगी। जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, तो उसको आंख से देख पाना संभव नहीं होगा। द आई कैन नॉट रिजॉल्व फ्रिंजेस, द आई कैन नॉट रिजॉल्व फ्रिंजेस। दोनों जो लाइट सोर्स हैं वो क्लोज होने चाहिए, अगर दूर होंगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, फ्रिंज के बीच की दूरी, फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी और आंख उनको पहचान नहीं पाएगी, इतने एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे कि उनको देखना संभव नहीं होगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट जो है, दोनों लाइट वेव जो है पोलराइज होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों लाइट वेव पोलराइज है, देन जो उनका स्टेटस है पोलराइजेशन का वो समान होना चाहिए। जैसे अगर एक लाइट पोलराइज है दूसरी नहीं है तो ऐसा नहीं, तब फिर हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। एक पोलराइज है दूसरी भी पोलराइज है और दोनों बराबर पोलराइज हो, दोनों बराबर पोलराइज हो, तभी हमें इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अगला, इफ टू लाइट वेव आर पोलराइज, टू लाइट वेव आर पोलराइज, दोनों लाइट वेव पोलराइज्ड हैं, देन देयर स्टेटस ऑफ पोलराइजेशन मस्ट बी सेम। उनका पोलराइजेशन का स्टेटस समान होना चाहिए, यानी इक्वली पोलराइज्ड होने चाहिए। नोट करिए। अब आगे पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज की शिफ्टिंग देखते हैं। अगला,
shifting of fringe pattern in Young's double slit experiment. Splitting of fringe pattern in double slit, splitting of shifting of fringe pattern, shifting of fringe pattern, fringe pattern की shifting of fringe pattern। देखा जाए अगर हम जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें किसी एक स्लिट के सामने मान लें इनके बीच की दूरी डी है, बीच की दूरी डी है और ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो है दोनों के बीच का सेंटर है, मान लें कि ये यहाँ पर है, ये सेंटर, और यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रहा है, कोई पॉइंट भी यहाँ पर फ्रिंज बन रहा है, या कहीं कोई भी फ्रिंज हम ले लें, चाहे जिस कहीं पे बनने वाले फ्रिंज को ले लें। अब मान लें कि हमने जो है इनके बीच की दूरी, दोनों सिल्क के बीच की दूरी डी है, हमने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ग्लास, माइका, कुछ भी रख दिया, कांच का टुकड़ा, माइका का टुकड़ा, कुछ भी रख दिया। ये मान लें इसकी थिकनेस टी है, और ये म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई ग्लास या माइका का टुकड़ा है, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रास्ते में रखिए। तो जिस स्लिट के सामने इसको रखेंगे ये फ्रिंज उसी शिफ्ट की तरफ, उसी स्लिट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये दो स्लिट है, इनके सामने ये स्क्रीन है, हमने इस स्लिट से जो लाइट निकल रही उसके सामने इसको रखा, तो ये फ्रिंज इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये शिफ्टिंग होती है, नोट कर लिया जाए, देखा जाए। The fringe हम कहें if a transparent mica या glass, if a transparent mica या glass is put in front of the one wheel, is put in front of the one wheel, then the whole fringe pattern gets shifted, then the whole fringe pattern gets shifted towards the slit, in front of which glass plate is placed, in front of which glass plate is placed, ठीक है। देखा जाए ये स्लिट है, यहाँ से हम एक जैसे लाइट का दो सोर्स है। अब यहाँ से जब प्रकाश इधर आएगा तो फ्रिंज यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा, इसके आगे भी ऊपर नीचे ढेर सारे फ्रिंजेस मिलेंगे, डार्क लाइट, डार्क और ब्राइट। अगर आप किसी इस स्लिट के सामने कोई स्लैब रखते हैं ग्लास का, माइका का, इसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये फ्रिंज इसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके सामने रखेंगे तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रिंज जो है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है।
फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा देखिए, फ्रिंज शिफ्ट ये बराबर होगा d/d, ये दूरी डिवाइडेड बाई दोनों शिफ्ट के बीच की दूरी म्यू माइनस वन इंटू टी, या हम कहें क्योंकि जो है इसको हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है फ्रिंज की चौड़ाई है और ये वेवलेंथ है लाइट का। एडिशनल पाथ डिफरेंस, जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में वो देखा जाए। एडिशनल जितना पहले था उसके अलावा एडिशनल पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा म्यू माइनस वन टी, ठीक है ना। अब पाथ डिफरेंस आ जाएगा इस ग्लास या माइका स्लैब को रखने से, और जो अब एडिशनल पाथ डिफरेंस आया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू थिकनेस टी के बराबर होगा। आगे जो है देखा जाए, यदि शिफ्ट जो है समतुल्य हो n फ्रिंजेस के, इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस, जो शिफ्ट है n फ्रिंज के बराबर हो, जो शिफ्टिंग हुई वो कितने फ्रिंज के बराबर m, शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंजेस के बराबर हो, देन देखा जाए n इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन टी डिवाइडेड बाई लैम्डा के, या हम कहें t इक्वल टू n लैम्डा अपॉन, इसको इधर करते हैं इसको इधर, तो म्यू माइनस वन, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखा जाए, जो शिफ्ट है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि पहली फ्रिंज है, दूसरी फ्रिंज है, तीसरी फ्रिंज है, किस ऑर्डर की फ्रिंज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। शिफ्ट जो है जो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है वही nth ऑर्डर का होगा, जैसे ये जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth ऑर्डर का, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड nth ऑर्डर, तो जो जीरो ऑर्डर वाला जो ब्राइट यानी जीरो ऑर्डर का जो फ्रिंज शिफ्ट है वही nth ऑर्डर का भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिंज वो कौन सी है, बराबर शिफ्ट सभी में होता है। तो देखा जाए, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, that is shift of zero order maxima, ये बराबर होगा शिफ्ट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। जीरो nth ऑर्डर मैक्सिमा का शिफ्ट बराबर होगा। आगे जो है वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ चाहे जिस वेवलेंथ का लाइट हम यूज कर रहे हो, शिफ्ट जो है वो एक समान होता है। बस जो ग्लास स्लैब हमने रखा है उसकी थिकनेस और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अगर समान है तो फ्रिंज शिफ्ट एक समान होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी देखा जाए, फ्रिंज की विजिबिलिटी कितनी कैसी है, किस पर उसकी जो है कम है या दिखता है कि नहीं दिखता है, कम दिखता है, हल्का दिखता है कि अच्छा दिखता है, फ्रिंज की विजिबिलिटी क्या है ये हम देखते हैं। फ्रिंज विजिबिलिटी
विजिबिलिटी से हमें जो है कोहेरेंस कैसा है इसका आइडिया मिलता है, फ्रिंज का कंट्रास्ट मिलता है, कंट्रास्ट जो है इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें देता है, किस प्रकार का इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसा। तो देखा जाए फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी फ्रिंज विजिबिलिटी वी से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विजिबिलिटी गिव्स आइडिया अबाउट कोहेरेंस, फ्रिंज की विजिबिलिटी से हमें कोहेरेंस कैसा है ये पता चलता है, फ्रिंज का कंट्रास्ट कैसा है ये पता चलता है। फ्रिंज विजिबिलिटी गिव्स, फ्रिंज विजिबिलिटी gives idea about coherence, कोहेरेंस का आइडिया देता है। फ्रिंज कंट्रास्ट, फ्रिंज कंट्रास्ट ये क्या बताता है, इंटरफेरेंस पैटर्न हम कहें। फ्रिंज कंट्रास्ट से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या है, इज ऑब्टेन्ड। तो फ्रिंज विजिबिलिटी से हमें कोहेरेंस के विषय में जानकारी मिलती है और फ्रिंज का कंट्रास्ट मिलता है, कंट्रास्ट का मतलब कि फ्रिंज का पैटर्न क्या है ये जानकारी मिलती है। देखिए विजिबिलिटी क्या होती है, विजिबिलिटी V इक्वल टू होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैक्सिमा की माइनस इंटेंसिटी मिनिमा की डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी मैक्सिमा की प्लस इंटेंसिटी मिनिमा की इंटेंसिटी, और ये बराबर हो जाता है 2√I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। यदि मिनिमा 0 हो, इंटेंसिटी मिनिमा की ये 0 तो V मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी 1 होगा, विजिबिलिटी 1 होगी जो कि मैक्सिमम है। अगर जो है मिनिमा की इंटेंसिटी जो है 0 है, जो मिनिमा है इसकी इंटेंसिटी 0 है, तो जो है हम कहें कि विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी और ये 1 के बराबर होगी, ठीक है। और हम कहें कि बेस्ट विजिबिलिटी मानी जाती है, बेस्ट विजिबिलिटी। दूसरा, यदि आई मैक्सिमा, यदि जो है इंटेंसिटी मैक्सिमा की 0 हो तब जो है विजिबिलिटी जो है -1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और यदि जो है इफ इंटेंसिटी मैक्सिमा की ये इंटेंसिटी मिनिमा के बराबर हो तब जो है विजिबिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो ये रहा जो है विजिबिलिटी। और आगे मिसिंग वेवलेंथ हमें देखना है, लेकिन अब आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं। आप आइए, आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में फिर इसके आगे देखा जाएगा।